वो नीतीश कुमार को ऑफर कर रहे हैं जी कि फिर सोचिए एक बार, फिर आ जाइए। उस वक्त नीतीश कुमार डर गए। अगर नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो भाजपा का जो मंशा है वो सही नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में ललन सिंह को उस कुर्सी से हटाकर नीतीश कुमार ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे। सीधे तौर पर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। हिंदू कभी खतरे में नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जबरदस्ती का डर डाल दिया कि हिंदू खतरे में है। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को एहसास करा दिया कि 6 मुख्यमंत्री आज मेरे साथ हैं। एक तो प्रधानमंत्री भी बनना है, उसकी भी तैयारियां हैं, सारे नेताओं से मुलाकात करनी है। बिहार छूट जा रहा है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। हर रोज हमारे स्ट्रेचर पर कोई ना कोई खबर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं। तो एक बार फिर से बिहार की सियासत से जुड़ी हुई और जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई खबर है। खास तौर पे तेजस्वी यादव को लेकर भी ये खबर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती है। तेजस्वी को लेकर लगातार चर्चा है और ये चर्चा आज से नहीं, लगभग 10 वर्ष होने जा रहे हैं। 2014 में जो स्क्रिप्ट बनी थी, जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था और तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी, उस समय से चर्चा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिर कब बनेंगे? तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना और बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी एक जैसी होती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार तेजस्वी के लिए क्या सच में जो सेहरा है वो सच चुका है। क्या लगता है आपको? तेजस्वी यादव की शादी भी हो चुकी है, कई बार उन्होंने कहा कि मेरी तो शादी हो गई, लेकिन अभी तक हम डिप्टी सीएम रहे। डिप्टी सीएम अगर वो हैं तो अपने करनी और अपने कारण से हैं जी। पिछले चुनाव में मतलब एंड रिजल्ट जो था, उससे पहले जो एग्जिट पोल आए थे उसमें तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए थे जी, लेकिन वो जमीन पर उतर नहीं पाया। कारण क्या था? उन्होंने सही तरीके से अपने जो घटक दल हैं उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं किया। वक्त रहते अगर मुकेश सहनी, मांझी और कुशवाहा उनके साथ रहते तो शायद परिस्थितियां बदल सकती थी। कांग्रेस को 70 सीटें देना कहीं ना कहीं घातक हुआ। मिसमैनेज्ड हुआ वो चुनाव, जिसकी वजह से अच्छा रिजल्ट लाने के बावजूद जो बच्चा पास कर जाता है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। तो इस चुनाव में ये हुआ। पिछली बार 2015 की परिस्थितियां थी, नीतीश कुमार को तब भी लालू यादव ने यही कहा था आप देश संभालिए, आपकी आप में वो क्षमता है जी। उस वक्त नीतीश कुमार डर गए और तेजस्वी यादव ही बलि का बकरा बन गए उनके सामने। तो नीतीश कुमार की जो राजनीतिक शैली ऐसी रही है जी। तो उन पर भरोसा करना भाजपा या तेजस्वी यादव दोनों के लिए घातक रहा है। और आज जिन परिस्थितियों में वापसी हुई है नीतीश कुमार की, वो फिर कह रहे हैं कि कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन जो तैयारियां बिहार में हो रही हैं उन तैयारियों को भी तुरंत अगर अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, राजनीतिक जो तैयारियां हो रही हैं, तो फिर नीतीश कुमार के पास ऑप्शंस खुले हुए हैं। अगर मांझी जी जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो समझते हैं नीतीश कुमार की राजनीति को, बहुत नज़दीक से उन्होंने देखा भी है। वो जानते हैं कि कल यहाँ बैठे हुए थे एक शख्स उन्हीं की पार्टी के, मांझी जी के, कह रहे थे कि मांझी जी को नीतीश कुमार ने एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। हटाया किसने था? हटाए भी तो नीतीश कुमार थे ना। क्या गलती किए थे मांझी जी, ये बताया उन्होंने कभी? जी नहीं। क्यों हटाया गया ये तो बताया नहीं उन्होंने। तो ऐसी परिस्थितियां आती रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार कब पलट जाएंगे, कब अपने किसी जो करीबी व्यक्ति हैं उन्हीं को कुर्बानी दे देंगे आरसीपी की तरह, या कालांतर में जिस तरीके से आरोप लगता है कि शरद यादव के साथ जो किया उन्होंने, तो ऐसी परिस्थितियां ना उत्पन्न हो, इसीलिए बिहार में नई राजनीतिक जो शुरुआत है वो हो चुकी है। लगभग आप सुन रहे होंगे, कई दिनों से लगातार हम खबरें आपको दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो मंशा थी इस बार इस गठबंधन में वापस आने की, वो सबसे बड़ी मंशा उनकी यही थी कि जो वोट बैंक बिखर रहा है ओबीसी का, उसको एकजुट किया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार की छवि लालू प्रसाद यादव के सामने उतनी बड़ी नहीं है कि प्रदेश और देश का जो ओबीसी है वो उनके पीछे चल पड़े। ऐसी कौन सी बड़ी कुर्बानी नीतीश कुमार ने दी है ओबीसी के लिए? क्या किया है? लालू यादव ने तो कहा, कई बार कहते हैं कि हम आवाज दिए, आरक्षण के लिए आपके लड़ते रहे हैं, और आज भी भाजपा से लड़ने की बात आएगी तो मैं तो भाजपा के साथ नहीं रहता हूँ कभी, लेकिन नीतीश जी तो गए हैं। तो नीतीश जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो ओबीसी समाज में डेवलप करनी पड़ेगी, वो पूरी तरह से बनी हुई नहीं है। आज भी ओबीसी समाज के लोगों को आप जब पूछिएगा पूरे देश में कि नीतीश कुमार में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से आप उनके पीछे चलिएगा, तो शायद बहुत कम लोग ही जवाब दे पाए। एक जो
अब तक नरेंद्र मोदी जी ने इंटरव्यू में अपने कह दिया था कि परिवारवाद नहीं किया कभी और समाजवाद, सच्चे समाजवादी हैं। इन दो के अलावा एक और मैं उनमें जोड़ देता हूँ कि कभी सीधे तौर पर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, लेकिन अगर उनके बयानों को देखिए, बिहार में हुई घटनाओं को देखिए, तो आपको समझ में आता है बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार होता रहा है जी। अभी भी जैसे देखिएगा डीजीपी के मामले पर जो अभिषेक वाला मैटर था, जो फ्रॉड अभिषेक का, उस पर नीतीश कुमार जी की प्रतिक्रिया क्या थी आपको याद है ना? क्या कहा था उन्होंने कहा कि अब तो रिटायर ही होने वाले हैं, जाने तो अब वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी सारी जो भ्रष्टाचार का जो आरोप उन पर लग रहा है वो सब भूल जाना चाहिए हमें जी। आम व्यक्ति बिना हेलमेट का पहन के घूमे अगर बाइक पे, तो पुलिस वाला कैसे दौड़ा कर मारता है, गिरा देता है बाइक से, ये आपने देख लिया। डीजीपी भ्रष्टाचार करे तो नीतीश कुमार कह रहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब उन तो ऐसे ही रिटायर हो रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं बिहार में, वो समझना होगा लोगों को। खैर हम इस चर्चा में नहीं पड़ेंगे, मैं मुख्य चर्चा पर वापस आना चाहूँगा। बिहार में जो नैरेटिव लिखा जा चुका है उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। मोकामा में ललन सिंह का घूमना हो या पूरे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का घूमना हो, हर एक्शन के पीछे एक बड़ा मोटिव है नीतीश कुमार का। बिहार को एक तरह से साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के आम जनों में, खासतौर पे ओबीसी में, ये भावना जगाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार अगर देश की कुर्सी पर बैठेंगे तो आरक्षण भी सुरक्षित रहेगा, और अगर गड़बड़ाता है कुछ, भाजपा कुछ जो रेक्टिफिकेशंस करना चाहती थी, उनको भी रोका जा सकता है, और एक नेतृत्वकर्ता भी ओबीसी समाज को मिल जाएगा देश में। तो ये नैरेटिव डेवलप करने के लिए बिहार की कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ेगी। और उस कुर्सी पर जो दावेदारी है, फिलहाल कई दावेदारियां हैं उस कुर्सी पर, लेकिन सबसे बड़ी जो दावेदारी है वो तेजस्वी यादव की है। और नीतीश कुमार एक साथ अब देख रहे हैं आप कैसे जगल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री भी बनना है, उसकी भी तैयारियां हैं, सारे नेताओं से मुलाकात करनी है, बिहार छूट जा रहा है। बिहार पर से नज़र पकड़ धीरे धीरे ढीली होती जा रही है। तो चाहते नहीं, लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। इसी का रास्ता उन्होंने निकाला था, और बिहार में ये होने जा रहा है। जदयू और राजद के बीच गठबंधन तो है ही, इसे अब इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि दोनों दल विलय कर लें और एक हो जाए। इससे पूरे देश में ओबीसी समाज को एक मैसेज जाएगा, ओबीसी पिछड़ा समाज को एक मैसेज जाएगा कि अब आपके पास एक पार्टी हो गई है। आगे चल के इसमें कई पार्टियों, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनेगी तो उसमें बाकी दलों को भी मौका मिलेगा कि मर्ज कीजिए। एक बार कांग्रेस का विकल्प बनाकर देखिए, एक बार नरेंद्र मोदी के समक्ष एक बड़ा जो कह सकता है कि गठबंधन उठाकर देखिए, और फिर देखिए किस तरीके से बैकफुट पे भाजपा जाती है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार ने कहा है कि वो 24 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ कैंपेन करने जा रहे हैं और भाजपा को रोकने की तैयारी करने जा रहे हैं, एक बड़ा गठबंधन बनाने जा रहे हैं, वैसे ही भाजपा बैकफुट पे चली गई है जी। फूक फूक कर एक एक कदम रखा जा रहा है। बिहार में भाजपा को समझ में ही नहीं आ रहा कि किस तरफ जाए जी। लगातार देख रहे हैं आप, शहनवाज हुसैन हो या जो भी नेता भाजपा के, वो नीतीश कुमार को ऑफर कर रहे हैं जी कि फिर सोचिए एक बार, फिर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आ जाइए। मतलब कहीं ना कहीं डर भाजपा को अभी से ही बन गया है कि अगर इस देश का ओबीसी समाज अगर जागता है, अपने जो उनकी चाहे रिजर्वेशन हो या उनके हक को अगर कोई मारना चाह रहा है, या भाजपा को लेकर, आपने देखा कई बार मैंने विश्लेषण किया है पंचनामा में, मैंने लगता है मुझे, मैं 1.5-2 साल से मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ कि रिजर्वेशन को लेकर भाजपा का जो मंशा है वो सही नहीं लग रहा है। ईडब्ल्यूएस वाली बात हो या जो भी बातें हो, ये स्पष्ट है कि भाजपा उस आरक्षण के स्लैब में छेड़छाड़ करने की मंशा रखती है, और वो आरक्षण समाप्त भी कर सकती है जी। इसको लेकर भी कई बार बयान आए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में विपक्ष के नेताओं के पास एक बड़ा पॉलिटिकल माइलेज हो जाता है। एक ओबीसी समाज को अगर आप डर दिखाइए, जैसे कैसे नरेंद्र मोदी ने हिंदू समाज को डर दिखाया, हिंदू कभी खतरे में नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जबरदस्ती का डर डाल दिया कि हिंदू खतरे में है। हाँ। पोलराइजेशन हुआ एक तरफ जी। तो जब इस देश में सबसे ज्यादा वोट बैंक हिंदुओं का है, तो उसी आधार पर जातीय समीकरण में जब आप आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वोट बैंक ओबीसी समाज का है, अगर उसे एक्टिवेट कर दिया जाए, वक्त रहते नीतीश कुमार अगर सही दाव खेल जाए, तो उस वोट बैंक से इस देश के कुर्सी तक
नरेंद्र मोदी के पहुंचना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन उसके लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। जहां एक तरफ लालू यादव के समक्ष नीतीश कुमार ने प्रस्ताव रख दिया है कि इन दोनों पार्टियों को जोड़कर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, वहीं बिहार की कुर्सी भी छोड़ने का एक रास्ता दिख गया है। जब नीतीश कुमार उस तरफ लेके जाएंगे, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के जाएंगे, हो सकता है पहले बार में नरेंद्र मोदी को ना हिला सके, लेकिन अगर थोड़ा भी भाजपा कमजोर होती है या भाजपा सहयोगी दलों पर डिपेंडेंट हो जाती है अपने सरकार बचाने के लिए, तब बड़ा खेल कभी भी हो सकता है आने वाले 5 सालों के अंदर में ही, या तो अगले चुनाव में या उस बीच में ही। और वैसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर का जो बयान कल आया था, हालांकि दोनों नीतीश और प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं कि यह एहसास कराने का कि दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है, दुश्मन है, लेकिन अंदर अंदर से तो आप भी जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा भी बार बार यह बात कर रही है, लेकिन भाजपा का रेस नहीं होगा। प्रशांत किशोर के पास 6 मुख्यमंत्रियों का सपोर्ट है, उन्होंने फाइनेंस कर रहे हैं, बिहार में वो काम कर रहे हैं, तो बिहार के बाहर के 6 मुख्यमंत्री उन्हें क्यों सपोर्ट करेंगे? निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को एहसास करा दिया कि 6 मुख्यमंत्री आज मेरे साथ हैं, अगर आप कहिएगा तो उनको मैं आपकी तरफ कर सकता हूं। आपके जो आपने बीड़ा उठा लिया है देश के प्रधानमंत्री बनने का या भाजपा को हटाने का, उस बीड़ा में 6 मुख्यमंत्रियों और 6 राज्यों का सहयोग मैं सीधा दे सकता हूं। बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। नीतीश कुमार की बुलाकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री को, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करना, नीतीश कुमार जिस तरीके से मुलाकात कर रहे थे, निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर नहीं मिल रहे थे। उन्होंने जस्ट भाजपा का साथ छोड़ा था। अब वो अपने आप को नहीं होता कि मैंने कुछ गलत कर लिए या कुछ पाप कर लिए तो प्रायश्चित करने के लिए 4 धाम, तो उन्होंने वो किया, तो एक राजनीतिक 4 धाम उन्होंने किया, लेकिन जो उसका आउटकम आया, रिजल्ट जो आया, वो बहुत अपीलिंग नहीं था। विपक्षी दलों को एकजुट करने के बजाय नीतीश कुमार अपने आप को मजबूत कर रहे थे, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से जो वार्मथ नहीं मिला, जो एक नहीं होता एक्सेप्टेबिलिटी, यहाँ तक कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री यहाँ भी आए तो उन्होंने भी नीतीश कुमार को लेकर वो बात नहीं कही। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को एक गारंटी चाहिए होगी, फिर पलट नहीं जाए 17 की तरह। इसलिए तेजस्वी यादव, लालू यादव को भी ये कुर्बानी देनी पड़ेगी कि इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी का बनाए। वैसे भी आपको पता है कि जदयू का जो आंतरिक चुनाव होने जा रहा है इस साल का अंत में, दिसंबर में, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कुर्सी है जदयू की, वो ललन सिंह से ली जा रही है। और हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा का वहां प्रमोशन हो जाए, किसी त्यागी और लोगों का भी नाम चल रहा है, लेकिन ये तय है कि उपेंद्र कुशवाहा ही वहां फिट होंगे। और शायद इसीलिए ये सारा जोड़ घटाव जल्दी जल्दी किया भी जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की छुट्टी होगी, ऐसी स्थिति में ललन सिंह को उस कुर्सी से हटाकर नीतीश कुमार ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे। उसके उस बराबर ललन सिंह की जो तैयारियां हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात करना, तेजस्वी के साथ मोकामा वाली सीट पर अरेंजमेंट सही कर लेना, अनंत सिंह वाला पुराना जो लफड़ा है खत्म करना, ना नीतीश जाएंगे ना तेजस्वी जाएंगे वोट मांगने, ललन सिंह जाएंगे। इससे क्या मैसेज आ रहा है? इससे मैसेज यही आ रहा है कि ललन सिंह समझ गए हैं मैसेज कि उन्हें तेजस्वी यादव के साथ आगे काम करना है। बिहार में मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि जो बातें हुई थी इस बार और जिन शर्तों पर यह गठबंधन बना था, उन शर्तों को नीतीश को मानना ही होगा। नीतीश पर दबाव है। शर्त यही था कि 6 महीने के अंदर में बिहार की कुर्सी नीतीश कुमार हस्तांतरित करेंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि जगदानंद सिंह लालू बिल्कुल तैयार नहीं थे इस गठबंधन के लिए। उनकी शर्त ही यही थी कि नीतीश कुर्सी छोड़ेंगे तभी हम बात कर पाएंगे गठबंधन की। और आज भी जब ज्यादा विधायक इनके हैं और फिर भी ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे मंशा यही है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार खुद ही तेजस्वी की ताजपोशी कर दे, जिसके बारे में नीतीश कुमार ने कई जगहों पर खुद कहा है यही काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में होली से पहले बिहार की जो कुर्सी है इसमें फेरबदल निश्चित तौर पर होगा। नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव को देते हैं ये कुर्सी, तो तेजस्वी के प्रमोशन के साथ एक कुर्सी खाली होगी, जिस कुर्सी पर निश्चित तौर पर ललन सिंह की दावेदारी है। इसीलिए ललन सिंह आज ही से तेजस्वी यादव के साथ ट्यूनिंग बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर सवाल यही खड़ा होता है कि नीतीश कुमार पिछली बार भी जब उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात कही थी लालू यादव ने, तो उन्हें यह लगा था कि ठीक है मैं एक कुर्सी छोड़ देता हूं, मैं प्रधानमंत्री की रेस में आ जाता हूं। नरेंद्र मोदी जिस प्रचंडता से चुनाव जीत कर आए हैं, संभव नहीं है कि तुरंत मैं उनको हरा सकूं। वैसी स्थिति में मैं करूंगा क्या? मैं किस तरफ जाऊंगा, किस कुर्सी पर आसीन रहूंगा? जब तक आप आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो सारी ताकत उनके पास है। सभी कहते हैं कि नहीं लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन सभी क्या कहते हैं? नीतीश जी जो कहेंगे वही होगा, नीतीश जी जो कहेंगे वही होगा। एकदम तानाशाही तरीके से चल रही है पार्टी। अगर नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो फिर इस पार्टी में कौन पूछेगा उन्हें?
तब तो सबसे ऊंचा पद चाहिए उनको। सत्ता के साथ साथ, कुर्सी के साथ साथ पावर भी चली जाती है जी। और पावर जब नहीं रहेगी आपके पास तो आरसीपी सिंह की तरह घूमिए या मुकेश सहनी की तरह घूमिए। बिहार में राजनीतिक संभावनाएं अनिश्चित हैं, लेकिन जब तक आपके पास ताकत है तब तक आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं राजनीति में। और नीतीश कुमार को वही पॉलिटिकल बैकअप प्लान बी जो है वो देने के काम करने जा रहे हैं लालू यादव। आए हैं, निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। जो हमारे इंटरनल सोर्सेस हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि लालू यादव इस बात को लेकर थोड़ा ऐतराज़ कर रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि नीतीश जी को सीधा इतनी बड़ी पार्टी, दोनों पार्टियों को मर्ज करके सौंप दी जाए। लेकिन दो बातें यहाँ जान लीजिए और भी। एक, लालू यादव के पास समय बहुत कम बच गया है जी। राजनीति तो उनकी समाप्त हो ही गई है और जो परेशानियां उनको हैं स्वास्थ्य की वो भी देख रहे होंगे। तेजस्वी यादव लगातार दबाव में है भाजपा के। ईडी सीबीआई के जिस तरीके से उन पर चार्जशीटेड हो चुके हैं, वो कभी भी भाजपा उनके साथ, उनके राजनीति के साथ 3-5 कर सकती है। वैसी स्थिति में अगर जेल जाना पड़ जाए या अगर उनको रख लिया, उनको सीबीआई बुला लेती है, तो वैसी परिस्थितियों में नीतीश कुमार फिर भागते देरी नहीं लगाएंगे। इसीलिए ये सोचना होगा कि आखिर आपको, जैसे छिपकली कैसे होती है घर में, छिपकली अगर पूछ उसकी फंस जाए दरवाजे में, वो छोड़ के भाग जाती है। तो दोनों तरफ से सोचना होगा, कैलकुलेटेड रिस्क होगा। नीतीश कुमार को अगर आप नहीं दीजिएगा ये, तो नीतीश भी जल्दी ये कुर्सी छोड़ने नहीं जा रहे हैं जी। वो भी जानते हैं कि 24 तक बिहार का राजनीति बहुत वोलाटाइल रहेगा, बहुत कुछ बदलना है बिहार में। लेकिन उससे पहले अगर ये राजनीति जो हमारे सामने दिख रही है, अगर ये हो जाती है इस तरीके से, तो निश्चित तौर पर होली से पहले बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। पहली बार बिहार में सवर्ण उप मुख्यमंत्री भी लगता है कि काफ़ी दिनों बाद ये मौका मिलेगा। हो सकता है, ऐसा संभावना हो सकता है बिहार में उप मुख्यमंत्रियों की संख्या बढ़ जाए जी। भाजपा ने जो फॉर्मूला दिया, भाजपा भी इस राजनीतिक समीकरण को समझ रही है। भाजपा भी इसमें इंटरफेयर करने के लिए एनडीए, एक बड़ा जो न्यू एनडीए 2 करके जो बनने जा रहा है, इसके लिए चिराग पासवान, आरसीपी सिंह, मुकेश सहनी तक से बात चल रही है। ये भी हो सकता है कि उस दौरान हो, तो बहुत कुछ होना है। लेकिन निश्चित तौर पर यह तय है कि दोनों पार्टियों के मर्जर और बिहार के मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश और लालू के गठबंधन को विलय का रूप दिया जाएगा और उस विलय के बाद तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। अब ऐसे में 2-3 महीनों का वक्त लगेगा, लेकिन सब कुछ पूरी तरीके से सेटल हो जाएगा। आने वाले दिनों में बिहार को नए मुख्यमंत्री के साथ साथ नीतीश कुमार को दिल्ली की राजनीति करने के लिए फ्री किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे वैसी परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ललन सिंह भी दावेदारी पेश कर सकते हैं।